हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में। और आपको पता है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं डाला था, तो मैं इसी के लिए वेट कर रहा था कि जैसे ही एंड टाइम पे आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। तो देखिए, बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या खासियत है, वो सारी की सारी फैक्ट हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। एंड तक देखिए और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके पास मैप हो, बिहार का मैप हो, तो आप मैप को लेकर के बैठ जाइए और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आप उसको वीडियो को रोक करके मैप में देखने की कोशिश करिएगा। वो वैसे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो बिहार की नदियाँ हैं वो बिहार में किस तरह से प्रवेश करती हैं। तो बिहार में नदियाँ दो दिशाओं में प्रवेश करती हैं। ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर मैं आपको समझा दूंगा। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट्स को आप समझिए और मैप में देखने की कोशिश करिएगा। तो बिहार में जो नदियाँ होती हैं वो दो दिशाओं से प्रवेश करती हैं। एक तो पहला जो होता है वो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, यानी ऊपर की तरफ से आएगी। जितनी भी नदियाँ होती हैं हिमालय के क्षेत्र से आकर के बिहार में प्रवेश करता है। और दूसरा जो होता है वो पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि नीचे से होते हुए जो कि जाकर गंगा मिलता है या फिर बहती हैं, तो ये चीज़ होता है। तो जैसे कि उत्तर भारत की नदियाँ इसको कह सकते हैं। हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ आ रही हैं उसको हम लोग उत्तर भारत की नदियाँ कहेंगे। और जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं उसको हम लोग दक्षिणी बिहार में प्रवेश करने वाली नदी या फिर दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी के रूप में जानते हैं। अब इसमें देखिए कि हिमालय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे लगा रखा कि सरयू, घाघरा। जैसे सरयू तो आपका उत्तर प्रदेश में कहा जाता है और इसी को नाम दिया जाता है घाघरा, जो कि बिहार में। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान और महानंदा। ठीक है, ये हो जाता है आपका हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, यानी हिमालय के क्षेत्र से आकर के ये गंगा में मिलती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ से आती हैं। अब ये यहाँ पे क्या है कि सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल और अजय, ये जो सभी नदियाँ होती है वो नीचे से जाकर के गंगा में मिलती है। तो ये कहते हैं कि दक्षिणी पठार की नदियाँ हैं या फिर दक्षिण भाग से गंगा में मिलने वाली नदी होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे चलिए मैं आपको आगे वो समझाऊंगा। पहले यहाँ पे देखिए समझिए कि उत्तर की तरफ से और भारत में दक्षिण की तरफ से, भारत के दक्षिण की तरफ से, यानी कि जो नीचे से जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं दो दिशाओं में। दो दिशा आपका यही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं उनमें पानी पूरे वर्ष भर 12 महीने साल भर उसमें पानी रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है सदा नीरा। सदा नीरा कहा जाता है। और इसमें जैसे कि बाढ़ अगर आता है, बाढ़ की स्थिति बनता है, बरसात के मौसम कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो उत्तर क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं, यानी कि उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण यही होता है क्योंकि इन नदियों में, ये सभी नदियाँ सदा नीरा होती है, इसमें हमेशा पानी रहता है। और बाढ़ जब आता है, यानी जब बरसात का मौसम होता है, तो इसमें ओवरफ्लो हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि उत्तर बिहार में ज़्यादातर बाढ़ की स्थिति बन रहती है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में जो पठार वाली जो क्षेत्र की नदियाँ होती हैं इसमें साल भर पानी नहीं रहता, हमेशा पानी नहीं रहता। ये मौसमी कह सकते हैं कि मौसमी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब उसके बाद बात करते हैं कि दिशा के आधार पर 3 वर्गों में नदियों को बांटा गया। उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ, जो कि बाएं तट से कहते हैं मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट क्या होता है, दाएं तट क्या होता है, मैं आपको आगे समझा दूंगा। दक्षिण से आकर के गंगा में मिलने वाली, यानी कि दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, ये हो जाता है। और एक होता है कि राज्य में दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ये जो आप एरो देख रहे हैं इसका मतलब ये कि ऊपर से आकर के गंगा मिल रही है, जिसको कहा जाता है कि उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ। और ये जो एरो देख रहे हैं आप इस तरफ से, तो दक्षिण से आकर के गंगा के तट पर मिलने वाली नदियाँ ये होता है। और ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये गंगा में ना मिल करके ये दक्षिणी क्षेत्र में ही प्रवाहित होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए मैंने एक मैप बना रखा था फर्स्ट टाइम मैंने, जो कि एक डायरेक्ट पेन से मैप को ड्रॉ करने की कोशिश किया था। उतना अच्छा नहीं लेकिन काम चला हुआ है, जो कि मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ इस मैप के थ्रू। तो देखिए, अगर हमारे इस बिहार को देखेंगे तो गंगा जो नदी होती है इस तरह से लगभग हम कहते हैं कि गंगा जो है वो बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भागों में डिवाइड कर देती है, लगभग ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो गंगा होती है वो बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है, ये तो पहला प्रश्न आपको पता ही होगा कि बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है।
ये जो पॉइंट होता है बक्सर का चौसा में प्रवेश करता है और ये आगे की तरफ निकल करके कहाँ चला जाता है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में चला जाता है। तो यहाँ पे जो मैं मैप में ये समझाना चाहता हूँ, ऊपर से जो मैंने ड्रॉ किया है, अब देखिए गंगा जब इधर से प्रवाहित हो रही है, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इसका बाएं क्षेत्र ये हुआ और इसका दाएं क्षेत्र ये हुआ, यानी कि बाएं की बात करें तो बाएं ये हो गई और ये आपका दाएं हो गई। तो क्वेश्चंस में यही कहा, ऊपर में हमने देखा था कि जो क्या था, सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सभी के सभी क्या है कि उत्तर से आकर के गंगा के बाएं तट पर, बाएं तट का मतलब क्या हुआ, यही तो इसका लेफ्ट हैंड है, अब इधर से चल रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड ये है, तो इधर से आकर के ये सभी नदियां मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। ऑप्शंस में भी आपको यही मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं वो गंगा में आकर के बाईं तरफ से मिलती है। अब ये बाईं और दाईं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दाईं का मतलब जब जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो अगर मैं इस तरफ से चल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा, ठीक है। तो बाईं से कहने का मतलब कि ऊपर से जो भी नदियाँ आएंगी वो बाईं तरफ से, और जब नीचे से जो नदियाँ जाएंगी इसमें मिलेंगी वो दाईं तरफ से हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने गंगा के बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखा है कि गंगा जो है वो बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है, बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि इसका मुहाना कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में जा करके ये इसका मुहाना खत्म होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बक्सर के चौसा में ये प्रवेश करता है, कहाँ पर, बिहार में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया चौसा में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है कि गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनासा, ये जो 4 नदियाँ आप देख रहे हैं, वैसे तो गंगा को हम लोग मेन ये हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो घाघरा, गंडक और कर्मनासा, ये 3 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भी सीमा का निर्धारण करता है। तो वैसे 4 नदियाँ देख सकते हैं, गंगा, गंडक, घाघरा और कर्मनासा नदी, ये 4 नदियाँ जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भी सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि गंगा की कुल जो लंबाई है वो कितनी है। तो गंगा की कुल जो लंबाई होती है, यानी कि उत्तराखंड से लेकर के ये बंगाल की खाड़ी तक जब ये नदियाँ जाती है उद्गम से लेकर के मुहाना तक, तो इसका टोटल जो लेंथ होता है 2525 किलोमीटर। लेकिन बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। देखिए बहुत सारे सोर्सों से मैंने ये सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो बिहार की नदियों से संबंधित कोई भी चीज़ें आपको ऐसी नहीं होगी कि जो ना समझ में और या फिर आपको कोई डाउट हो। तो बस एंड तक इस वीडियो को देखिए, इस सेशन को ख़त्म करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, तब फिर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके नदियों के बारे में। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गंगा है बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है, तो गंगा जब प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है तो ये अपने कितने जिलों से होकर के क्रॉस करती हुई जाती होगी, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा जो है, देखिए गंगा जो है वो क्या होता है कि जब ये प्रवाहित होती है तो कुल 12 जिलों से प्रवाहित होती है। और ये 12 जिलों के नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शंस पे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिलों से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए कौन कौन सा है, बक्सर, मैं क्रम से यहाँ पे बताता हूँ, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। यानी कि बक्सर में प्रवेश करती है और खगड़िया से ये बाहर निकल करके बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो प्रवेश बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और बिहार को छोड़ती कहाँ पर, कटिहार में। तो ये चीज़ आपको याद रखना, टोटल 12 जिलों से ये प्रवेश करके बाहर निकलती है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके अलग अलग नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर बिहार की नदियाँ, यानी कि उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदियाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि बाएं तट से आकर के गंगा में मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो सबसे पहला जब हम देखते हैं सरयू, जिसको घाघरा भी कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जो सरयू जो है, सरयू इसको हम लोग उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या के बाद जब आगे ये बढ़ना स्टार्ट करती है और जैसे ये बिहार में प्रवेश करती है तब इसको हम लोग बिहार में घाघरा के नाम से जानते हैं, बिहार में घाघरा के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ऊपर हमने देखा था कि एक गंगा तो है ही, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कर्मनासा नदी हो गया, ये तीनों उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगर आपसे पूछे कि जो घाघरा है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो घाघरा का उद्गम होता है नेपाल में नाम्या से, ठीक है, नेपाल में नाम्या से होता है। और इसकी जो कि लंबाई देखिए बिहार में कितना है, तो बिहार में टोटल लंबाई किसकी, घाघरा की
वो 83 किलोमीटर है, 83 किलोमीटर। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि बिहार में मिलने वाली बिहार में सिवान में प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये सिवान में प्रवेश करती है। जबकि हमने गंगा को देखा था कि बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बिहार में ये सिवान में प्रवेश करती है और गंगा में कहाँ पर मिलती है, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। जो भी नदी बिहार में प्रवेश करती है उससे भी याद रखना है कहाँ पर, और गंगा में कहाँ मिलती है वो याद रखना, उन दोनों लोकेशंस को याद रखना। तो यहाँ पे देखिए गंगा में कहाँ पर मिलती है, छापरा जिले में मिलती है, यानी छापरा जिले में नहीं, सारण के छापरा में मिलती है, सारण जिले के छापरा में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो घाघरा है वो सबसे पूरब में, यानी सबसे पूरब, जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको देखिए। अगर हम इसमें देखें तो ऊपर में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि गंगा में आकर के मिल रही हैं, बहुत सारी नदियाँ। तो इसमें एक तो आपका हो गया कि सबसे लास्ट में जो सबसे पूरब में हो गया, और एक हो गया सबसे पश्चिम में। तो सबसे पश्चिमी जो नदी होती है वो जाकर के गंगा मिलने वाली वही है आपका घाघरा ही है, ठीक है। यानी कि सबसे पश्चिमी, अगर क्वेश्चंस पूछे कि उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो वो आपका घाघरा है। जबकि अगर पूछे कि सबसे पूरब से आकर के, सबसे पूरब में आकर के बाएं तट से मिलने वाली गंगा में नदी कौन सी है, तो वहाँ पर हम लोग महानंदा टिक करेंगे, जो कि लास्ट में हम देखेंगे, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी नदी, जो कि गंडक नदी। अब देखिए गंडक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना है, जैसे कि गंडक जो वो सप्त गंडकी, काली गंडकी या फिर नारायणी, शालिग्राम, और इसको सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर दिया गया, जैसे यहाँ पे देखिए नारायणी जो है वो नेपाल के मैदानी भाग में कहा जाता है, जबकि इसको शालिग्राम जो है वो नेपाल के पर्वतीय भाग या फिर तराई क्षेत्र में कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और क्या है, कुतांग, ठीक है, कुतांग के मध्य मानंग मोट याद रखिए और कुतांग ही याद रखिए, इसके मध्य से हो ये इसका उद्गम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो नदी है वो पश्चिमी चंपारण जिले के भैंसा लोटन के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो पूछा जाएगा डायरेक्ट ये कि जो गंडक नदी है वो बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, ऊपर से तो आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ये कहाँ पर प्रवेश करेगा, तो ये बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक एक जगह है, वहाँ पर ये प्रवेश करती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बैराज का निर्माण किया गया इसी नदी पर, गंडक नदी पर, ये ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, जो पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए, अगर आपके पास मैप है अभी तो आप मैप में देखिए, जो चीज़ें बताई जा रही है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो नदी है वो सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारण करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। तो पूछा जाएगा डायरेक्ट कि गंडक नदी कहाँ पर आकर के गंगा में मिलती है, तो ये आपके पटना के सामने गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा गया कि इसी संगम पर, यानी कि पटना के सामने जो ये मिलती है, इसी के संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर का पशु मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। बिहार में टोटल इसकी लेंथ कितनी है, बिहार में टोटल इसकी लेंथ 30 है, जबकि हमने ऊपर में घाघरा की लेंथ कितनी देखा था, घाघरा का लेंथ होता है 83 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट कि गंडक नदी पर ही तिरहुत, त्रिवेणी और सारण नहर परियोजना का निर्माण किया गया। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, तो ये आपका गंडक नदी से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आपने अभी तक दो नदियों के बारे में देखा, घाघरा और गंडक नदी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घाघरा जो नदी है वो निकलती है कहाँ से, तो ये आपका निकलता है नेपाल के नाम्या से, जिसकी लंबाई बिहार में टोटल 83 किलोमीटर। प्रवेश कहाँ पर करता है, ये प्रवेश सिवान में प्रवेश करती है बिहार में, जबकि मिलती कहाँ पर है, गंगा में जाकर के छापरा मिलती है, ठीक है। यानी कि सारण जिले के छापरा में जाकर के ये गंगा में मिलती है, ये क्लियर हो गया। अगर हम गंडक की बात करें तो गंडक निकलती कहाँ से, तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतुंग जो है, कुतांग बताया था, कुतांग के मध्य में ये निकलती है। और ये बिहार में कहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है, तो गंगा में ये जाकर के पटना के समीप मिलती है, पटना के सामने मिलती है, जहाँ पर हमने ये देखा कि हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला यहाँ पे प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। तो इन दो जिलों के नामों को इन दो नदियों के संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बूढ़ी गंडक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए क्या है, यह गंडक के समानांतर उसके पूर्वी भाग में, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर में देखा था, अगर ये आपका क्या है,
गंडक नदी बहता है तो इसके जस्ट पूर्वी भाग में कुछ इस तरफ से ये आपका बहता हुआ समानांतर तरफ से चलता है, यही बात कही जा रही है यहाँ पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि यह गंडक के समानांतर उसकी पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना आपका गंडक, इसके कुछ हिस्से यहाँ पे, जैसे कि इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे निकल जाता है और ये बहते हुए इसी के समानांतर बहता हुआ पूर्वी भाग में। तो यही बात कही जा रही है। अब यहाँ पे ये कि हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी की पश्चिमी भाग से निकलकर, कहाँ से निकलता है, हिमालय के सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के पश्चिमी चंपारण के भीषमपुर में प्रवेश करती है। गंडक कहाँ पर प्रवेश करता था, गंडक भी आपका पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में बिहार में प्रवेश करता है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी जो है वो भी आपका पश्चिमी चंपारण के ही भीषमपुर जिले में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, हिमालय की नदियों से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी और उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका बूढ़ी गंडक ही है। ठीक है, बूढ़ी गंडक ही है। अब उसके बाद आता है बागमती। देखिए बागमती कहाँ से निकलता है, तो ये महाभारत श्रेणी के, यानी नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलता है। और महाभारत श्रेणी पड़ता कहाँ पे, तो ये कहते हैं कि मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है, तो मध्य हिमालय के भाग से ये उद्गम होती है महाभारत श्रेणी से। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बागमती है, ऐसा कहा जाता है कि बागमती नदी उत्तरी भाग को, बिहार का जो उत्तरी भाग है, क्योंकि उत्तर भाग में ये बहने वाली नदी है, तो उत्तरी भाग को ये दो भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके एक भाग को हम लोग पूर्वी भाग, दूसरे भाग को इसको जैसे कि पश्चिमी भाग के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर हमारा ये बिहार को जिस तरह से दो भागों में, तो यहाँ पे क्या है कि ये नदी जो बीचों बीच लगभग इस तरह से बहता है, लगभग बीचों बीच में, तो दो भागों में डिवाइड कर देता है, एक आपका इधर का साइड और एक आपका दूसरा साइड। ये तो इसी को कहा जाता है कि बिहार के उत्तरी भाग में दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये है कि इसकी प्रमुख जो सहायक नदी कौन से, इसकी प्रमुख सहायक नदी लाल बकिया और लखनदेई। ठीक है, लाल बकिया और लखनदेई, ये दो नाम याद रखना है। बूढ़ी गंडक की जो प्रमुख नदियों के रूप में बेगूसराय में ये जाके मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बागमती है वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, यानी कि गंगा की ये सहायक नदी नहीं हुई। ये किसकी सहायक नदी है, तो ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी के रूप में कहाँ पर मिलता है, बूढ़ी गंडक में बेगूसराय में जाकर के ये मिल जाती है। बेगूसराय में प्रवाहित होती है, वैसे आपको ये उतना याद नहीं रखना, प्रवाहित होती है दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर आदि। आप मैप में देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तो आप मैप में देख लीजिएगा किस तरह से ये प्रवाहित होती है। तो बस आपको ये याद रखना है कि बागमती जो है वो कहाँ पर मिलती है जाकर के बूढ़ी गंडक में, तो ये मिलता है बेगूसराय में, राइट। अब इसके संबंध में हम लोग बात कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए जो कि कमला है। कमला के संबंध में क्या कह रहा है, तो कमला का उद्गम भी होता है नेपाल के महाभारत श्रेणी से ही। ठीक है, और बिहार में प्रवेश कहाँ पर करता है, जयनगर मधुबनी, ये ध्यान रखिएगा, जयनगर मधुबनी में, राइट। उसके बाद देखिए क्या है, जयनगर मधुबनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जयनगर होता है, एक आपका होता है क्या, इसको हम लोग आगे देखेंगे, किसको, कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ही आप ये समझिए। तो देखिए बिहार में प्रवेश करती है जयनगर में, और मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान ही इसको पवित्र माना जाता है। मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान ही इसको पवित्र माना जाता है। और इसकी प्रमुख नदियों में सोनी, ढोरी और भूतही, बलान, तो ये कुछ नाम है, याद रखिएगा। बिहार में इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर, और इसकी प्रमुख जो धारा है वो प्रमुख धारा कोसी में मिलती है, यानी कि इसकी प्रमुख धारा कोसी में मिल जाती है। तो ये जो नदी है ये भी आपका जाकर के गंगा में नहीं मिलता है, ये आपका कोसी में मिल जाता है, यानी कि कोसी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये चीज़ आपको समझ में कब आएगा, जब आप मैप देखोगे। यार मेरे पास तो मैप है नहीं, मैं तो आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं समझा सकता हूँ, तो आप एक बार मैप देख लीजिएगा। अगर मैं इसको बोर्ड पे बताता तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली बताता, लेकिन फिलहाल अभी उतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको इसी तरह से समझाता हूँ ताकि आपका क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि अगला हमारा जो नदी है वो है कोसी नदी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा। कोसी नदी कहाँ से निकलता है, तो ये नेपाल में गोसाई जो स्थान है, गोसाईनाथ पर्वत कहते हैं, गोसाईनाथ के स्थान से निकलता है, जिसको सप्तकोशी, ठीक है, गोसाई स्थान सप्तकोशी से निकलती है। नेपाल में इसको सप्तकोशी कहा जाता है। वैसे देखिए इसका मूल जो नाम होता है वो कौशिकी है, ऋग्वेद में इसको कौशिकी कहा गया, लेकिन नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है,
राइट। बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने मार्ग को परिवर्तित करती है जिससे अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस वजह से इसको बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए जो कोसी है वो 7 धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। तो वो 7 धाराएं कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी। तो ये 7 नाम आप देख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी वैसे पूछा नहीं जाता। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स। तो बिहार में ये प्रवेश कहाँ पर करती है, बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिले के भीमनगर में। सुपौल जिले के भीमनगर में। कमला कहाँ पर प्रवेश कर रही थी, कमला प्रवेश कर रही थी बिहार में मधुबनी के जयनगर में। जयनगर में, ये आपका भीमनगर में, जय और भीम ये दोनों याद रखिएगा। कोसी नदी भीमनगर में प्रवेश करती है सुपौल जिले के, जबकि मधुबनी जिले के जयनगर में कमला प्रवेश करती है, राइट। कोसी की मुख्य जो धारा है कौन कौन सी है, अरुण और सनकोसी, अरुण और सनकोसी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि जो 7 धाराएं हैं, ये 7 धाराएं मिलकर के कोसी कहाँ पर बनती हैं, तो त्रिवेणी के पास ये सभी 7 धाराएं मिलकर के कोसी कहलाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी बात किए थे ना कि 7 धाराओं से मिलकर के बनी है, तो इन 7 धाराओं के जो नाम आपने देखा ये सभी संयुक्त रूप से मिलती कहाँ पर है, त्रिवेणी में, और तब जाकर के इसको कोसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट्स में ये लिखा गया कि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में कुल लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर, बिहार में कुल लंबाई 260 किलोमीटर। अगर पूछे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो गंगा में मिलती है कटिहार के समीप कुर्सेला में। यही नाम आपको याद रखना है, कटिहार के समीप कुर्सेला में जाकर के ये गंगा में मिलती है, राइट। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये कि गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण कर दिए। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, तो यही आपका कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, जो भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको बस थ्योरी को याद रखिए। उसके बाद आप जाइए, प्रैक्टिस लगाइए, सेट लगाइए, क्वेश्चन लेके करिए। नहीं आएगा तब आप बताना, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब उसके बाद देखिए महानंदा, जो कि हम कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ से गंगा में या फिर बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी आपका यही है महानंदा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से ही होता है, यानी कि बागमती और कमला और यहाँ पे महानंदा, इन तीनों नदियों का उद्गम लगभग आपका एक ही जगह से होता है, महाभारत श्रेणी से। थोड़ा सा आसपास में होता हुआ, लेकिन आपका वही है महाभारत श्रेणी नेपाल, राइट। उत्तर बिहार में मैदान में प्रवाहित होने वाली सबसे पूर्व की नदी है, सबसे पूर्व की नदी। और सबसे पश्चिम की नदी किसे देखते हैं, घाघरा होता है सबसे पश्चिम की नदी, ठीक है। बिहार में कहाँ पर प्रवेश करता है, तो बिहार में किशनगंज में प्रवेश करता है, बिहार में किशनगंज में प्रवेश करता है। इसकी सहायक नदी मोची या फिर मेची नदी, बालासोन और ककाई, ये इसकी सहायक नदियाँ। गंगा में कहाँ पर मिलता है, गंगा में कटिहार में मिलती है, कटिहार में, किशनगंज में प्रवेश करता है, कटिहार में ये मिल जाता है। यह नदी पूर्णिया एवं कटिहार में प्रवाहित होती है, तो ये मैप में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिख रखा है कि ऊपर में जो भी नदियों को हमने देखा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, तो ये सभी लाइन से आपको क्रम से नंबर याद रखना है कि पहले घाघरा है, उसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सभी उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदियाँ। उत्तर से आकर के मतलब डायरेक्ट कहेगा कि उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में कौन कौन शामिल है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा ये। या फिर ये पूछा जाता है कि बाएं तरफ से आकर कौन मिलता है, तो यही सब नदियां बाएं तरफ से मिलती है, गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी या फिर दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली नदी। बाएं दाएं तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदियाँ या फिर पठारी प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी होगी, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, उत्तरी कोयल और अजय, ये सभी प्रमुख हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्मनासा। कर्मनासा नदी भी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए कर्मनासा नाम से क्लियर हो रहा, कर्मनासा, कर्म का नाश, तो कर्म का नाश करने वाला इसका अर्थ माना जाता है। और यह विंध्याचल की पहाड़ियों से सारादांग, ठीक है, सारोदांग है, सारोदांग कैमूर से निकल करके चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, चौसा के पास ही गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और कर्मनासा को क्या है कि जो हिंदू धार्मिक
ये सभी हैं। तो इससे हम लोग इसमें देखते हैं कि ये इसको एक अपवित्र या फिर अशुद्ध नदियों के रूप में माना गया है, अशुद्ध या फिर अपवित्र नदियों के रूप में जाना जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, राइट। उसके बाद देखिए हम लोग सोन नदी के बारे में बात करते हैं। सोन नदी के संबंध में क्या क्या चीज़ें देखना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सोन, जिसको किस नाम से जानता है, हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन से पूछा गया कि हिरण्यवाह किस नदी को कहते हैं, तो ये सोन नदी को कहा जाता है के नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रवाहित होते हुए बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करता है। कहाँ पर, रोहतास जिले में प्रवेश करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कि दक्षिण बिहार में जो भी नदियाँ जाकर के गंगा में दाएं तरफ से मिलती हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा की, वही है आपका ये सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोन की कुल लंबाई कितनी है। सोन की कुल लंबाई तो होता है 784 किलोमीटर, लेकिन बिहार में इसकी जो टोटल लेंथ है 202 किलोमीटर है, टोटल लेंथ 202 किलोमीटर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो पटना के समीप जो मनेर है, मनेर में ये आपके गंगा में जा कर के मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में हमने क्या देखा था, कर्मनाशा कहाँ पर मिलता है, तो चौसा में मिलता है। और उसके बाद हमने जो देखा ये आपका सोन नदी, सोन कहाँ पे उद्गम होता है इसका, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एमपी, यूपी और झारखंड में होते हुए बिहार के रोहतास में प्रवेश करती है, रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है। और ये मिलती कहाँ पर है, तो पटना के समीप, पटना के समीप मनेर में जाकर के ये मिलती है, पटना के मनेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम हीवी है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो गोपद हो गया, रिहंद, कन्हार हो जाता है और उत्तरी कोयल। तो कन्हर रहता है या फिर कन्हर लिखता है या फिर कन्हर लिखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोयल और कन्हर, रिहंद, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आता है पुनपुन। तो पुनपुन देखिए ये एक मौसमी नदी है, इसका अन्य नाम क्या होता है, कीकट और बमागधी, बामागधी कहते हैं, बमागधी ये होता है। दो नदियाँ, दो पर इसका नाम दिया गया, कीकट और बमागधी, राइट। इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिला में, झारखंड के पलामू जिला में चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से, चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ये याद रखिएगा, पलामू जिले के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। पटना जिले के फतुहा में, पटना जिले के फतुहा के पास ये गंगा में मिलती है। तो बस ये याद रखना है, निकलती कहाँ से और ये गंगा में मिलती कहाँ पर है, फतुहा में, ठीक है, फतुहा में। प्रमुख सहायक नदियाँ, इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला, जो कि फल्गु नदी। अब देखिए फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार के कई धाराओं के रूप में ये निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। निरंजना ही आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है, छोटा नागपुर पठार के निकल करके आगे की तरफ बहती है और ये बोध गया में जाकर के एक और नदी है जिसका नाम है मोहाने, ठीक है, मोहाने, यानी कि बोध गया के पास इसमें मोहाने नामक एक नदी मिलती है। मिलने के बाद इससे फल्गु के नाम से ये जो कि अपनी धारा को विस्तार करती है और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। और कहाँ पर जाकर के ये मिलता है, तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये पटना के पास गंगा में जाकर के मिलती है। इसके संबंध कुछ पॉइंट्स है कि इसके तट पर ही पितृपक्ष का मेला लगता है, ठीक है, पितृपक्ष का मेला लगता है। और जो निरंजना आपने देखा था, निरंजना को ही एक लीलाजन के नाम से भी जाना था, लीलाजन के नाम से भी जाना था, लेकिन जिसमें ये बोध गया में मोहाने नदी आकर मिल जाती है तब इसको फल्गु के नाम से जाना था। गया फल्गु के किनारे ही स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि निकलती कहाँ से थी, तो ये कहाँ से निकल रही थी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, निरंजना के नाम से आगे की तरफ बढ़ती है, उसके बाद मोहाने नदी से मिलती है, तब जाकर के फल्गु बनता है। और ये कहाँ पर जाकर गंगा मिलती है, तो पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। क्लियर। चलिए ऊपर में एक और देख लेते हैं, ऊपर से क्या था, तो ऊपर हमने देखा था सबसे पहले जो कि आपका कर्मनाशा चौसा मिलता है। उसके बाद सोन कहाँ पर मिलता है, पटना के समीप मनेर में मिलता है। पुनपुन कहाँ पर मिलता है, फतुहा में मिलता है, गंगा में। और फल्गु जो है ये हमने देखा कि पटना के पास गंगा में मिलती है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद है क्यूल नदी, इसकी उत्पत्ति हजारीबाग के पठार से होता है, ठीक है, हजारीबाग के पठार से होता है। यह बिहार में जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है, यानी कि बिहार में कहाँ पर प्रवेश करता है, तो जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास ये प्रवेश करता है। प्रमुख सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर मिलती है, यही हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। तो लखीसराय जिला के पास सूर्यगढ़, ठीक है, सूर्यागढ़ में ये जाकर के मिलता है, सूर्यगढ़ या फिर सूर्यागढ़ ये कहा जाता है। तो ये जाकर के लखीसराय जिला में मिलता है, यानी कि जमुई में प्रवेश करता है, जाकर के लखीसराय जिले में सूर्यागढ़ में ये जाकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो कि आखिरी है, और वो हमारा है अजय नदी, ठीक है, अजय नदी। अब अजय नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि ये जो है वो जमुई जिले के दक्षिण में करीब 5 किलोमीटर दूर बटबाड़, ठीक है, बटबाड़ से निकलती है, बटबाड़ से निकलती है, और यह नदी बिहार से निकल करके झारखंड में देवघर जिले में प्रवेश करती है। यानी ऊपर में जो नदियाँ देख रहे थे, ये क्या कर रहा था, सभी नीचे से निकल करके ऊपर की तरफ जाकर के गंगा मिल रहा था। लेकिन अजय के कंडीशन में कुछ उल्टा है। ये क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि ये जमुई से निकल करके नीचे की तरफ बहते हुए ये झारखंड में चला जाता है, कुछ इस तरह से उल्टा, ये ध्यान रहेगा। ये नदी क्या है कि बिहार से निकल करके झारखंड में देवघर जिले में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, देवघर जिले में प्रवेश करती है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, अजायवती और अजयमती के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व एवं दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नदी आप ऊपर में, जैसे कि गंगा, ये आपका इस तरह से बह रहा था, तो ये जमुई से निकल करके, ठीक है, जमुई से निकलती है और ये इस तरह से बहते हुए ये झारखंड में चली जाती है, झारखंड में बहते हुए झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जाकर के हुगली नदी है, बंगाल में जाकर के हुगली नदी मिल जाती है, बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यानी कि गंगा में नहीं मिलती है, ये जाकर के हुगली में मिलती है। हुगली की एक सहायक नदी के रूप में अजय नदी को जाना जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के नदियों से संबंधित जो भी पॉइंट्स पूछे जाने चाहिए थे वो हमने इसमें कवर कर लिए इस शॉर्ट नोट्स में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड समय में मिलती रहे। और आपको हमेशा इस तरह हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियो मिलती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।